नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल की। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि प्रियम्बल क्या होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछना है वो है कि व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल होता क्या है। अब आपने जब भी कोई एक्ट खोल के देखा हो या आपने कोई बुक खोल के देखी हो तो बुक में एक प्रीफेस होता है। वैसे ही अगर आप एक्ट खोल के देखो तो हर एक्ट पर एक प्रियम्बल होता है। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक प्रियम्बल है। तो प्रियम्बल होता क्या है। प्रियम्बल होता है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो क्या करता है, जो बताता है कि इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता क्या है, इस डॉक्यूमेंट की नीड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी फिलोसफी क्या है, ये डॉक्यूमेंट बना क्यों है, डॉक्यूमेंट आया कहाँ से है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर ये बताता है कि जो फ्रेमर्स थे, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया, उनके प्रिंसिपल्स कहते हो क्या चाहते थे कि हमारा देश किस तरीके से गवर्न हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या होना चाहिए, जो बात जो चीज ये बात बताती है वो चीज प्रियम्बल है, इन इजी वर्ड्स। ठीक है। तो प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रियम्बल के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक डिबेट भी होते हुए कि प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या पार्ट नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आया। इससे पहले कि हम यहाँ पहुंचे, आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। ठीक है। जो प्रियम्बल है ये आया कहाँ से, अब बात करते हैं कि प्रियम्बल आया कहाँ से। जो प्रियम्बल है, हम लोगों ने जब प्रियम्बल को पहली बार देखा था वो देखा था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब 22 जनवरी 1947 को अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कराया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। ठीक है। तो उस टाइम पर डिसाइड करा गया था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका एक रेजोल्यूशन रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बाद में चल करके इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो फॉर्मेट बनते हुए आया वो बना प्रियम्बल। ठीक है। ये बना हमारे प्रियम्बल का बेस। अब क्वेश्चन है कि जो प्रियम्बल है क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, नहीं है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द आंसर इज यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें प्रियम्बल बताएगा। हमारा जो देश है वो क्या है, वो सोवरीन है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, राइट। तो उसके अलावा हम क्या चाह रहे हैं अपने लोगों को देना, हम जस्टिस चाह रहे हैं, हम इक्वलिटी चाह रहे हैं, फ्रेटर्निटी चाह रहे हैं, हम लिबर्टी चाह रहे हैं। तो जो ये बात कर रहा है, जो ये चीजें बना रहा है कि हमारा देश क्या होगा, वो प्रियम्बल है। तो यस, प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बताता है कि हमारा देश बेसिकली क्या है। It is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. That is what our country actually is, right? तो प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो चेंजेस निकल करके आते हैं वो हम बात करेंगे अगली स्लाइड पर। तो ये जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। ये शुरू कहाँ से होता, शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of equality of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो हमारा देश क्या है, हमारा देश सोवरीन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और हम क्या चाहते हैं अपने लोगों को देना, हम चाहते हैं अपने लोगों को जस्टिस मिले। कैसा जस्टिस मिले, सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले और पॉलिटिकल जस्टिस मिले। लिबर्टी कैसी मिले, हमको थॉट की लिबर्टी हो, हमारे एक्सप्रेशन की लिबर्टी हो, हमारी बिलीफ की लिबर्टी हो, फेथ की लिबर्टी हो, वर्शिप की लिबर्टी हो। इक्वालिटी किस चीज की होगी हमारे पास, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। इंडिया में सब लोग इक्वल हैं,
कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, और हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हम सब पढ़ सकते हैं, हम सब एग्जाम दे सकते हैं, हम सब जॉब्स में जा सकते हैं, हम जो मर्जी वो काम कर सकते हैं, हम सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और हम क्या चाहते हैं कि हमारे देश के लोगों के पास फ्रेटर्निटी आए। कैसी? जिससे हम एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर कर सकें और हमारे देश की इंटेग्रिटी को और यूनिटी को प्रिजर्व कर सकें। अब हमने अपने देश को कॉन्स्टिट्यूशन कब दिया था? हमने अपने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था 26 नवंबर 1949 को। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे की तरह भी याद रखते हैं, 26 नवंबर 1949। इस दिन से हमारे पास हमारा संविधान आ गया था। अब एक क्वेश्चन निकल करके आता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहां बन गया था तो हमने 26 जनवरी को क्यों चूज करा था फॉर आ रिपब्लिक डे? क्योंकि जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आ गया हमने अपनी कंट्री को रिपब्लिक बना दिया, बट दिस वाज चोजन एज रिपब्लिक डे 26 जनवरी। वाई? इसका आंसर जो है, इसका आंसर निकल करके आता है लाहौर सेशन पर, जब पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात करी थी। उस डे को याद करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को एज ए रिपब्लिक डे चूज किया था। इंडिया को हमने कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन से दे दिया था। ठीक है, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस प्रियम्बल के साथ चलते हुए निकल करके आएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कोई एम्बिग्यूटी निकल करके आएगी तो कोर्ट चेक करेगी कि क्या वो प्रियम्बल का टेस्ट पास कर पाता, नहीं कर पाता। अगर कोई चीज है जो किसी से पॉलिटिकल जस्टिस छीन रहा है, जैसे अगर गवर्नमेंट एक लॉ पास करे कि जिसके पास सपोज 1 करोड़ से ऊपर रुपया है वही वोट दे सकता है, सो विल इट बी अ पॉलिटिकल जस्टिस? द आंसर इज नो। या अगर लॉ पास हो जाए कि जिसके पास 1 करोड़ रुपया है सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकता है, देन अगेन इट इज नॉट पॉलिटिकल जस्टिस, राइट? अगर हम ऐसा बोलना शुरू करें, जो हमारे पास पहले से अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट था वापस हम लेकर के आ जाएं, तो सोशल जस्टिस खत्म हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट पास नहीं हो सकता जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के एलिमेंट्स को फुलफिल ना करता हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमारे प्रियम्बल पर 4 मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। जो प्रियम्बल के 4 मेन इंग्रेडिएंट हैं वो क्या है? पहला है सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया कहां से, उसका सोर्स क्या है, उसको पावर कहां से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बोला कि इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। कोई भी लॉ बनेगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही होना पड़ेगा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस बाय द कोर्ट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहां से डिराइव करता है? इंडिया में सुप्रीम कौन है? वो इज सोवरीन इन इंडिया। अगर हम लीगल मेथड्स में जाते हैं, हम बात करते हैं कि लॉ इज दी कमांड ऑफ द सोवरीन। तो सोवरीन कौन है इंडिया में? हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन सोवरीन है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट सोवरीन है। पार्लियामेंट पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो वो सोवरीन है। द आंसर इज नो, नो वन इज सोवरीन। द एक्चुअल सोवरीन इज द पीपल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रियम्बल है वो शुरू होता है विद द टर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग अपने आप को इस संविधान को दे रहे हैं। तो इंडिया में हम लोग सोवरीन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरीन। हमने इस संविधान को बनाया है और हम खुद को दे रहे हैं। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है वो कहां से आती है? वो आती है भारत के लोगों से, फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें कि इंडिया का नेचर कैसा है, इंडिया होगा कैसा, हो सकता था कि इंडिया मोनार्की होती, जैसे यूके है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, या फिर डिक्टेटरशिप हो सकता था, बट नो, बट इंडिया इज अ सोवरीन सोशलिस्ट रिपब्लिक सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन। ये इंडिया है। इंडिया का नेचर क्या है? इंडिया का नेचर है सोवरीन सोशलिस्ट रिपब्लिक सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। जो ये वर्ड है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये जो दो वर्ड हैं इनको 42nd अमेंडमेंट से ऐड करा गया था, 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, इससे पहले ये जो दो वर्ड हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये प्रेजेंट नहीं थे हमारे प्रियम्बल पर। हमारा प्रियम्बल उस टाइम पे रीड करता था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेक्युलर को हमने बाद में ऐड करा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने एक देश बनाया,
हमने देश क्यों बनाया, उस देश का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्या चाहते हैं करना इस देश को बना करके। हम क्या चाहते हैं, लोगों को जस्टिस देना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। हम लोगों को लिबर्टी देना चाहते हैं ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। हम चाहते हैं कि हमारे लोग जिसको चाहे उसकी पूजा करें, चाहे तो भगवान पे ना माने, उनकी मर्जी, उनका जो, उनको जो मानना है उसको मान सकते हैं, उनको जिस पे विश्वास करना है कर सकते हैं, उनको जो फेथ अडॉप्ट करना है कर सकते हैं, और उनको जिस तरह से पूजा करनी है कर सकते हैं, जिस जिस तरह से वर्शिप करनी है कर सकते हैं। तो हमने, हमारा गोल ऑब्जेक्टिव ये था, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इंडिया में सब लोग इक्वल हो जाएं। इंडिया में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, आज के टाइम पे भी दिक्कतें निकल कर के आती हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, बट उसको रिमूव करना हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमारा गोल था कि इंडिया के अंदर सब लोग इक्वल हो जाएं, और सब लोग, व्हाट डू वी कॉल इट, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, भले ही कोई गरीब हो, भले ही कोई अमीर हो, भले ही कोई छोटा हो, भले ही कोई बड़ा हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, जो चाहे वो इलेक्शन लड़ सके, जो चाहे वो जॉब में जा सके, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको। फिर फ्रेटर्निटी, इंडिया के अंदर एक अपनेपन की भावना हो, राइट, हम सब साथ मिलकर के रहें। अगर आपको याद होगा बचपन में प्लेज भी हम करा करते थे, राइट। तो उसके अलावा 26 नवंबर 1949 को हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को दे दिया था। अब इस दिन से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, बट कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो इस दिन से लागू हो गए थे। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द प्रियम्बल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 17 अक्टूबर 1949 को प्रियम्बल पर डिबेट करा था। अब जो डिबेट हुई थी, ये डिबेट हुई थी कि हमारे प्रियम्बल पर भगवान का और गांधी का नाम होना चाहिए, कि जो हमारा प्रियम्बल है, जहाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वहां पर को बाय द नेम ऑफ गॉड या बाय हेल्प ऑफ गांधी ऐसे करके जो वर्ड्स हैं वो यूज होकर के गांधी जी का और भगवान का नाम ऐड होना चाहिए। अलग अलग लोगों ने प्रपोजल्स रखे थे। एक मेंबर ने कहा था कि जो हमारा देश का नाम हो वो हो यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर की तरह हमारे देश का नाम यूनियन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट रिपब्लिक्स हो। तो ये नाम रखा था, बट जो मेंबर्स थे वो कन्विंस नहीं थे, उनको लगा था कि अगर हम ऐसा कर देंगे, देखो हमने कहा था कि सोशलिस्ट का जो फिलोसफी थी वो 42nd अमेंडमेंट तक नहीं निकल करके आई थी, राइट। तो अगर हम यूएसएसआर आगे तरह चले जाएंगे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है अभी तक, जो स्कीम बन चुकी है, वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा, और इस बात को हमने कर दिया था रिजेक्ट, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रपोजल्स मूव ऑन करे थे, बट मैक्सिमम प्रपोजल्स को निगेट कर दिया गया था। हाउएवर एक प्रपोजल के ऊपर वोट कराया गया था विच वाज टू इंक्लूड द नेम ऑफ गॉड, बट इसको भी जब असेंबली ने वोट करा था इसमें भी, तो 41 लोगों ने फेवर वोट किया था और 68 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट करा था बाय शो ऑफ हैंड्स। तो इसके बाद जो ये हमारा क्या कहते हैं, भगवान का नाम को ऐड करने की बात करी थी बाय नेम ऑफ गॉड, वो कैंसिल कर दिया गया था। इसके पीछे लोगों ने ओपिनियन दिए थे कि बाय एडिंग द नेम ऑफ गॉड हम लोगों के ऊपर कंपल्शन ऑफ फेथ डाल देंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल था, हमने बात करी थी अभी अभी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, राइट। अब हम फेथ में गॉड का नाम डाल देंगे तो फेथ को हम लोगों पर थोप रहे हैं। तो एक प्रपोजल ये भी निकल करके आया था, गॉड का नाम नहीं होना चाहिए था, और लोगों ने इसको निगेट करके इस बात को हटा दिया। तो हमारे प्रियम्बल पर गॉड का नाम नहीं निकल करके आया। जो प्रियम्बल है वो बात करता है, वो स्टार्ट होता है विद द टर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्लियरली शो करता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो सोवरीन है, और जितनी पावर गवर्नमेंट की है वो लोगों से निकल करके आती है, राइट। उसके बाद हम बात करें कि जब जो हमारा प्रियम्बल है वो कब इनेक्ट हुआ था, हमने अभी अभी देखा लास्ट स्लाइड पर कि जो हमारा प्रियम्बल है इस पे हमने 17 अक्टूबर 49 को वोट किया था, 26 नवंबर को हमारा 49 को हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो दिस वाज वन ऑफ द लास्ट जो एलिमेंट था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐड करा था। तो हमने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने के बाद ऐड करा था। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड पॉइंट इज की जो टर्म सेक्युलर है हमारे प्रियम्बल पर, उसको हमने 42nd सेक्युलर को और सोशलिस्ट को, इन दोनों वर्ड्स को हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा था। इसके अलावा जो प्रियम्बल में टर्म्स हैं, लिबर्टी ऑफ बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, आइडिया ऑफ जस्टिस, जितने भी चीजें हैं वो सबकी सब जो चीजें हैं वो जितनी भी चीजें हैं वो सबकी सब जो बेसिकली जो प्रियम्बल हम लोगों का है वो
लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप के ऊपर, सॉरी मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि जो हमने प्रियम्बल में चीजें निकाल करके ली हैं, लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, आइडिया ऑफ जस्टिस, ये हम सब ने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल करके लिए थे। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, इसको हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल करके लिया था। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। और जो प्रियम्बल है पहली बार जो निकल करके आया था, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल करके लिया था। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो मैं अभी आपको बताया कि ये इन द नेम ऑफ गॉड हम डालें अपने प्रियम्बल के अंदर, इसको लोगों ने अपोज किया था, ये कहते हुए कि इट विल लीड टू कंपल्शन ऑफ फेथ और फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ फेथ को वायलेट कर देगा, जो हमने अभी बात करी थी, राइट। इसके अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब गांधी के नाम को ऐड करने की बात करके आई थी, तो जो गांधीवादी लोग थे, जो गांधी जी की फिलोसफी पर बिलीव करते थे, वो इसके अगेंस्ट चले गए। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर, और इस कॉन्स्टिट्यूशन एक रॉटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें गांधी जी का नाम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रियम्बल का पर्पस क्या होता है। तो पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्पस था असेंबली का, वो था इंडिया को बनाना। जो हमने इंडिया को बनाया, एक इंडिपेंडेंट, सोवरीन और रिपब्लिक देश, एक डेमोक्रेटिक सोवरीन रिपब्लिक देश। साथ में हमने इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलरवाद में ऐड करा। उसके अलावा इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, प्रियम्बल का जो पर्पस है वो है कि हम इंडिया के लिए प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। प्रियम्बल इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं। इट मेक्स ऑल टेरिटरीज ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब जितने इंडिया के पार्ट है हमने सबको साथ साथ ला करके ऐड कर दिया, हम सबके ऊपर हमने उस प्रियम्बल को दे दिया है, राइट। टू रियलाइज रेजिडुअल पावर्स ऑटोनॉमी ऑन सच स्टेट्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स, टू रियलाइज अ यूनियन विद अ पावर which will be different from those given to such states, to people of India to play the source of power and authority of the sovereignty and independence। तो हमने प्रियम्बल को ला करके इन पर्पसेस को फुलफिल करा। हमने इंडिया के लोगों को पावर दी, उनकी अथॉरिटी को और सोवरेनिटी को हम लेकर के आए। उसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा यूनियन था उसको पावरफुल बनाया, और जो जितनी रेजिडुअरी पावर्स थी उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दे दी अलग अलग स्टेट्स को और बाकी चीजों को, ठीक है। उसके अलावा हमने अपने लोगों को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी बिफोर द लॉ, लोगों को हमने ये देने की बात करी। उसके अलावा हम लोगों ने एडिक्वेट सेफगार्ड्स रखी फॉर माइनॉरिटीज, जहां हमने फ्रीडम ऑफ फेथ वर्शिप की बात करी, हम अपनी माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, हम बैकवर्ड एरियाज के प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि सब अपनी वर्शिप अपने फेथ के हिसाब से काम कर सकें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें। तो हमने जितनी रिप्रेस बैकवर्ड क्लासेस थी हमने उन सब को आगे को प्रमोट करा, ठीक है। उसके अलावा टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द इंडियन रिपब्लिक टेरिटरी एंड इट्स टेरिटोरियल राइट ऑन द लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। तो हमने इंडिया को रिपब्लिक बना दिया और इंडिया को सोवरीन डिक्लेयर करते हुए जो इंडिया के टेरिटोरियल राइट्स थे उनको डिटरमिन कर दिया, और इंडिया को पूरी ऑटोनॉमी दी कि वो अपने नेशन को अपनी तरीके से गवर्न कर सके। उसके अलावा हम लोगों ने पीस एंड वेलफेयर देने की बात करी टू वर्ल्डली नेशंस। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की जो बात करते हैं प्रियम्बल से। पहला केस है ऑफ सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये केस है 1989 का। इस केस सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था द वर्ड सोवरीन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द वर्ड सोवरीन मीन्स दैट द स्टेट हैज द अथॉरिटी टू कंट्रोल एवरीथिंग विद इन द रेस्ट्रिक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अंदर पूरी ऑटोनॉमी से गवर्न कर सकती है, एक्सेप्ट बाय द रिस्ट्रिक्शन जो लॉ में दे रखे हैं। अब सपोज हमने 3 लिस्ट की बात करी है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वहां लॉ नहीं बना सकती क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं, बट सेंट्रल लिस्ट में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वहां सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट वहां इंटरफेयर नहीं करेगी। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या है? सोवरेनिटी का मतलब है जो सोवरीन होगा वो उस टेरिटरी के ऊपर काम कर सकता है प्रोवाइडेड द रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सोवरीन मींस सुप्रीम और इंडिपेंडेंस, सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंस। लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरीन। इंडिया इज अ सोवरीन नेशन। इंडिया अपने अंदर कुछ भी काम कर सकता है, हम अपने आप पे सोवरीन है। हम कब उठें, कब सोएं, कब जहां कहां जाएं, हमारे हाथ पर है। वी आर सोवरीन
इन सच नेचर, ठीक है। दिस केस हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोवरेन। एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या होती है, इंटरनल सोवरेनिटी क्या होती है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी पर इंडिया बाहर कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इंटरनल सोवरेनिटी पर इंडिया इंटरनल तो कैसे गवर्न करेगा। बाहरी कंट्री इंडिया को नहीं बताएगी कि इंडिया को क्या करना है। जैसे पाकिस्तान इंडिया इंडिया से नहीं बोल सकता कि इंडिया को क्या करना चाहिए, वो इंडिया की अपनी मर्जी है, राइट। दिस केस प्रपोज्ड दैट नो कंट्री कैन हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस इट इज नॉट सोवरीन। अगर कंट्री सोवरीन नहीं होगी तो उसका खुद का संविधान नहीं हो सकता। अब इसका रीजन क्या है। अब सपोज करो दो कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री बी के ऊपर, कंट्री बी के पास सोवरेनिटी नहीं है, कंट्री बी कंट्री ए के थ्रू गवर्न होती है। अब कंट्री बी खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, कंट्री कहती है नहीं इसे फाड़ के फेंक दो, तो कंट्री भी कुछ नहीं कर सकती। बट अगर कंट्री भी सोवरीन होती तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती, अपना हिसाब से काम करती, बट यहाँ वो ए के थ्रू गवर्नड है। तो सोवरेनिटी का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सेकंड केस हमारे पास है एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी वर्ड सोशलिस्ट की। तो द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट with the addition of the word socialist, a portal was open to learn the judgments in favor of nationalization and state ownership of the industry. But the principle of socialism and social justice cannot ignore the interest of different sections of the society, majorly the private owners. अब दो टाइप की सोसाइटीज हमारे पास होती है। आपने अगर सोशियोलॉजी पढ़ी, आपने देखा होगा कि सोसाइटी अलग अलग टाइप की होती है। तो एक सोसाइटी हमारे पास है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट। दूसरी सोसाइटी हमारे पास है सोशलिस्ट। अब इनमें डिफरेंस क्या है। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो पैसा रेस करें और उस पैसे को खर्च करके काम कर सकें। जहां पर को जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट ओनरशिप के पास होता है, प्राइवेट ओनर्स के पास कंट्रोल होता है चीजों का, रिसोर्सेज का। सोशलिस्ट में क्या होता है, सबके पास कॉमन राइट होते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट है वो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। तो सोशलिस्ट ऐड होने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो हमारे देश की मेजर चीजें हैं, जो जितनी प्राइवेट चीजें उसका हम नेशनलाइजेशन कर सकते हैं, रेलवे का नेशनलाइजेशन कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन कर सकते हैं, बट इट विल नॉट हैम्पर एज सच द राइट ऑफ प्राइवेट ओनर्स। उनके पास स्टिल उनके जो राइट्स रहेंगे वो मेंटेन्ड रहेंगे। जैसे एयरपोर्ट को हम कर रहे हैं, बाकी चीजों को हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जजमेंट है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कोर्ट ने इसमें कहा द बेसिक पर्पस ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू पीपल लिविंग इन द कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डे दे आर बोर्न टिल द डे दे डाई। अब अगर सोसाइटी कंप्लीटली कैपिटलिस्ट होती तो जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते रहते, जो गरीब हैं वो गरीब होते रहते। अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव पर देखोगे, इंडिया में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और मेजोरिटी ऑफ इंडिया बहुत गरीबी में जिंदगी जीती है। मतलब इंडिया का जो मेजर पोर्शन जो है 10% लोगों के पास सब कुछ है, बाकी 90% लोग बहुत गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। तो सोशलिज्म का पर्पस है उन 90% लोगों को अपलिफ्ट करना, उन सबको राइट देना कि वो जब पैदा हो रहे हैं और जब मर रहे हैं उनके पास वो ऑटोनॉमी रह सके, वो जिंदा रह सके। ये ना हो कि जो अमीर लोग हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें, ठीक है। फिर आता है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये एक 9 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है। इसमें अपेक्स कोर्ट ने कहा कि जो कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म है ये एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेक्युलरिज्म जो वर्ड ऐड हुआ है इसके बाद ही इंडिया सेक्युलर नहीं हुआ। अगर आप इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो फंडामेंटल राइट्स, तो आपके पास राइट टू रिलीजन है, राइट। तो ये राइट टू रिलीजन आपने अपने आप में ही आपको अलाउ करता है कि आप अपना रिलीजन खुद फॉलो कर सको। तो अगर ये राइट होता नहीं तो हम कहते हैं कि इंडिया सेक्युलर नहीं है, बट दिस वाज ऑलरेडी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात करता है कि इंडिया इज ऑलवेज अ सेक्युलर नेशन, राइट। फिर आता है बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। The court held that all religions and religious groups must be treated equally and with equal respect. India is a secular state where people have the right to choose their religion, but the state will have no specific religion. अब सेक्युलरिज्म भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एंड नेगेटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि जो इंडिया है उसके पास कोई उसका रिलीजन नहीं होगा, इंडियन गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, पर लोगों के पास राइट है वो अपना खुद का धर्म चूज कर सके। इंडियन गवर्नमेंट किसी भी धर्म को के ऊपर फोकस नहीं कर सकती। फिर आता है एमपी गोपाल कृष्णन नायर वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। इसमें कोर्ट ने कहा द कोर्ट स्टेटेड दैट द सेक्युलर स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम एन एथिस्ट सोसाइटी व्हिच मींस दैट स्टेट अलाउज एवरी रिलीजन एंड रिस्पेक्ट नन। तो क्या मतलब है
कि जो स्टेट है वो सब धर्मों को मानेगी, ऐसा नहीं करेगी कि हम धर्म को नहीं मानते। तो हम लोग सब धर्म को मानने वाले हैं, बट हम एक चीज को नहीं मानने वाले, राइट। अब बात करने वाले हैं हम मोहनलाल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रायबरेली की। इस केस में कोर्ट ने डिफाइन किया था डेमोक्रेटिक फिलोसफी को। तो द कोर्ट स्टेटेड दैट डेमोक्रेसी इज अ फिलोसफिकल टॉपिक रिलेटेड टू पॉलिटिक्स वेयर द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट where the basic principle is to treat the minority the same way people treat the majority. Every citizen is equal before the law in a democratic form of government. तो हमारे देश में एक मेजोरिटी एक माइनॉरिटी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हम अपनी माइनॉरिटी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। तो जो माइनॉरिटी है और जो मेजोरिटी है उन लोगों के पास इक्वल राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज निकल कर आए। तो हमारा जो मेन फिलोसफी है वो ये है कि हम अपनी माइनॉरिटी को सेम तरीके से ट्रीट कर सके जैसे हम अपनी मेजोरिटी को ट्रीट करते हैं। फिर आता है केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002। तो कोर्ट ने इस केस में कहा था द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इज अवेयरनेस ऑफ द पीपल। लोगों का अवेयरनेस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। अगर लोगों को लगेगा, लोग अगर अपने एक्चुअल पाथ से भटक जाएंगे तो डेमोक्रेसी देश के अंदर नहीं बच पाएगी, बिकॉज देन द गवर्नमेंट विल लीड टू एनार्की। डेमोक्रेसी का पर्पस क्या है कि हम अपने नेताओं को चूज कर सकें, उन्हें चुन सकें। पर अगर लोगों को लगता है कि एक जो पार्टी है या एक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो बहुत अच्छी है, माइनॉरिटी को इग्नोर करो, सब कुछ इग्नोर करो, तो लास्ट में लोगों के ऊपर ही वो दिक्कत निकल करके आएगी, क्योंकि द गवर्नमेंट विल लीड टू एनार्की। वो इतनी पावरफुल बन जाएगी कि आपके हाथ से डेमोक्रेसी निकल जाएगी। जब तक लोगों के पास बेसिक अवेयरनेस नहीं होगी, अ डेमोक्रेसी कैन नॉट थ्राइव। A democratic form of government cannot survive without fair elections, as fair elections are the soul of democracy. अब अगर इलेक्शंस मैनिपुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो कोई पार्टी खत्म होगी ही नहीं, राइट। डेमोक्रेसी ऑल्सो इम्प्रूव्स द वे ऑफ लाइफ बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी से हट करके ऑटोक्रेसी हो जाए या मोनार्की हो जाए, डिक्टेटरशिप हो जाए, इन सब केसेस पर जो ह्यूमन डिग्निटी है वो हैम्पर हो सकती है। बट डेमोक्रेसी इज द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर को हम ह्यूमन डिग्निटी को, इक्वालिटी को एंड रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Now, Justice Sikri, while emphasizing on the significance that the preamble holds in the case of Keshavanand Bharati, opined that it seems to me that the preamble of our constitution is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जो हमने डिबेट की बात करी थी शुरू पर कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, केशवानंद भारती की केस में कोर्ट ने इस बात को माना था कि जो प्रियम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर कोर्ट ने कहा था Article 39D of the Constitution also includes equal pay for equal work, which is constitutional right irrespective of the gender. Our preamble expressly provide for providing equality of status and opportunity to its people, and in pursuance to this, the court acknowledged equal pay for equal work as a constitutional right. अब आपने देखा होगा कि फेमिनिज्म से पहले जो पे मेल्स को मिलता था और जो पे फीमेल्स को मिलता था उसमें बहुत हद तक डिफरेंसेस थे। फीमेल्स को काफी कम पे दिया जाता था फॉर सेम वर्क, बट कोर्ट ने कंसेप्ट निकाला ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और ये कोर्ट ने कहा कि जो ये कंसेप्ट है आर्टिकल 39D के अंदर, विच इज योर डू यू कॉल इट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ये जो चीज है इट इज ऑल्सो इंस्टाइंड इन दी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है। देयरफॉर इट शुड बी देयर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड बी एक्नॉलेज्ड, राइट। इसके अलावा द प्रियम्बल वाज फाइनलाइज्ड आफ्टर द कंप्लीट ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन बीरूबारी यूनियन केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the preamble is the key to open the minds of its makers, however it cannot be treated as a part of the constitution. तो डिबेट थी प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये शुरू होती है बीरूबारी यूनियन केस से। ये केस है इन री बीरूबारी यूनियन, ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला केस है, बीरूबारी यूनियन। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, काफी अच्छा जजमेंट है। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने ये हेल्ड करा था जो प्रियम्बल है इट शोज कि
कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे मेकर्स थे उनके माइंड में क्या था, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला केस निकल करके आया था जब कोर्ट ने ओपिनियन दिया था कि प्रियम्बल दो इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट इस जजमेंट के आने के बाद थिंग्स चेंज्ड और कोर्ट के पास नया केस आया था इन द फॉर्म ऑफ केशवानंदा भारती। तो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन था बिरुबारी केस का उसको चेंज कर दिया था और एक्सेप्टेड द प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 of the Constitution. This landmark case, by including the preamble as a part of the Constitution, opined that preamble constitutes an important part. It embodies the fundamental underlying of the Constitution. कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो प्रियम्बल है इट इज अनअमेंडेबल एंड इट कैन नॉट बी वेरीड, अल्टर्ड और रिपील्ड। ये बिरुबारी का जो जजमेंट था है ना, उसका जो बेसिक फिलोसफी की कोर्ट ने यहाँ बात करी थी उसको खत्म करते। कोर्ट ने पहले कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी अमेंडेड, क्योंकि 368 आपको पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, बट जब प्रियम्बल उसका पार्ट है ही नहीं, वो अमेंड हो ही नहीं सकता। बट इस चीज को चेंज करा गया था केशवानंदा भारती जजमेंट। एंड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेट्स टू द बेसिक स्ट्रक्चर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस से, केशवानंद भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट निकल करके आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली अमेंड हो सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। और ये जो जजमेंट है ये आज तक का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है। जब तक इससे बड़ी बेंच नहीं बैठेगी, दिस रिमेन्स द फिलोसफी ऑफ अ नेशन, कि आप पूरे संविधान को चेंज कर सकते हो, पर जो बेसिक फिलोसफी है विच इज सोवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। ये कोई ऐसा नहीं कर सकता कि कोई कहे कि मैं इंडिया का राजा बन रहा हूं, बिकॉज इट विल बी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन LIC ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च, इस केस सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंदा भारती केस में कहा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ही वापस रिएटिरेट करा था। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कर देना, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहो तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जहाँ पर को मैं अपडेट्स डालते रहूँगा और साथ में मैं नोट्स और बाकी चीज़ें भी सप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।